वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और ऐसा टॉपिक जो करंट के साथ साथ स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता है कि न्यूज़ में काफ़ी टाइम से चल रहा है कि कैसे 16th फाइनेंस कमीशन जो है अपॉइंट करी गई है। तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हर 5 साल बाद जैसे ही फाइनेंस कमीशन अपॉइंट होती है, ये जो चीज़ है न्यूज़ में आने लगती है और यहीं से ये आपके लिए स्टेट एज वेल एज सेंटर के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी कि वीडियो के अंदर क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलो देखिए, लेट्स सी। तो हिस्ट्री देखो, बहुत कम ही इसके बारे में है कि जो फाइनेंस कमीशन है इंडिया में वो बहुत अर्ली ही ड्राफ्ट हो गई थी 1920 में। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेट करना था जो डोमिनेटिंग बिजनेस था ब्रिटिशर्स का इंडिया में। तो ब्रिटिशर्स का जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा जो है डोमिनेट करने लगा था इंडिया में, बहुत बढ़ गया था और इस बिजनेस को कंसोलिडेट करने का काम, सारा कुछ इकट्ठा करने का, सारी रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करने का काम जो है फाइनेंस कमीशन को दिया गया था एज पार्ट ऑफ हिज एफर्ट्स टू रेक्टिफाई द इनइक्वालिटीज। तो ये सारी इनइक्वालिटीज को रेक्टिफाई करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो उस टाइम लॉ मिनिस्टर बने थे, उन्होंने पहली फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश करी थी 1952 में। उसके चेयरमैन थे KC नियोगे। तो ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, ये आप ज़रूर याद करिए। पहली फाइनेंस कमीशन 1952, चेयरमैन का नाम, और डॉक्टर BR अम्बेडकर जो लॉ मिनिस्टर थे उस टाइम पे, उन्होंने एस्टैब्लिश करवाई थी। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अब देखो जो न्यूज़ में है 16th फाइनेंस कमीशन, तो जो चेयरमैन अरविंद पानाग्रे इसके रहने वाले हैं, ठीक है। इसके फुल टाइम मेंबर्स कौन कौन रहेंगे? AN झा, जो कि फॉर्मर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं और मेंबर थे 15th फाइनेंस कमीशन के भी। NE जॉर्ज मैथ्यू, ये फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की। निरंजन राजाध्यक्ष, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आर्थ ग्लोबल निरंजन राजाध्यक्ष के। पार्ट टाइम मेंबर में सौम्यकांति घोष, जो कि SBI ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। इसकी जो ड्यूरेशन है, इसको क्या काम करना है, देखो ये तो आप सबको पता है, 5 years, ये 27 से स्टार्ट हो जाएंगे और इसको टास्क दिया गया है डिफाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंटर्स टैक्स रेवेन्यूज टू स्टेट्स। ये जो सेंटर के जो टैक्स रेवेन्यू होते हैं उन्हें स्टेट्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये काम दिया गया है। ये अपनी रिकमेंडेशन जो है 31 अक्टूबर 25 तक जो है दे देंगे, जिसके अंदर पूरा जो पीरियड होगा, जो कि 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, ये जो है करेंगे। अबाउट फाइनेंस कमीशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है आर्टिकल 280 जो है बात करता है फाइनेंस कमीशन के बारे में, और ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। तो आपको सबसे पहले तो ये जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा कि फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है। तो आर्टिकल 220 आपसे पूछा जा सकता है कि फाइनेंस कमीशन कौन सी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या नन ऑफ द अबव, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका ओरिजिन हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही गिवन है। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या है? जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एवरी 5th year, या फिर उस टाइम पे जब भी उन्हें नेसेसरी लगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करेंगे फाइनेंस कमीशन हर 5 साल बाद, एवरी 5th year, और या फिर ऐसे टाइम पे जब उन्हें लगे कि ज़रूरत है, नेसेसरी है। कॉम्पोजिशन क्या है? इसके अंदर चेयरमैन रहेंगे और 4 अदर मेंबर्स रहेंगे और ये सारे के सारे ही प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। जो टेन्योर रहेगी मेंबर्स ऑफ कमीशन की, ये स्पेसिफाइड टाइम जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंदर ही दिया जाएगा, उसी टाइम के लिए ये लोग जो है अपॉइंट किए जाएंगे और ये मेंबर्स एलिजिबल रहेंगे रीअपॉइंटमेंट में। देखो हमने अभी यहाँ पीछे ये देखा भी कि 15th फाइनेंस कमीशन के भी मेंबर थे AN झा, और अब वो 16th फाइनेंस कमीशन के भी मेंबर है। दिस मीन्स कि रीअपॉइंटमेंट के लिए भी वो एलिजिबल है। देखो क्योंकि रिपीट हुआ है तो मे भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आर दे एलिजिबल, है ना, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, उसमें ये डाल देंगे कि दे आर नॉट एलिजिबल। तो आपको ये जो चीजें हैं इनका छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। न्यूज में जो चीज आई है उसे पकड़ लो, देखो कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है, एग्जामिनर का माइंड स्टडी करो, आपका एग्जाम अपने आप से क्रैक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फाइनेंस कमीशन में हम देखें क्वालिफिकेशंस की बात करें तो जो पार्लियामेंट है उसको ऑथराइज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि वो क्वालिफिकेशंस, जो मेंबर की क्वालिफिकेशन है वो पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है और किस मैनर में उन्हें अपॉइंट करना है ये भी पार्लियामेंट जो है
कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही उसे ऑथराइज किया गया है और पार्लियामेंट ही डिटरमिन कर सकती है। बेस्ड ऑन दिस पावर जो पार्लियामेंट है उसने फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन दी है अपॉइंटमेंट के लिए। तो सबसे पहले जो चेयरमैन है उसका पब्लिक अफेयर्स के अंदर कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, वह जो अदर 4 मेंबर्स हैं उनको फॉलोइंग क्राइटेरिया, जैसे एक पर्सन जो है वो हाई कोर्ट का जज या फिर क्वालिफाइड होना चाहिए हाई कोर्ट के जज बनने के लिए। ये जो इंडिविजुअल है उसके पास स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस की, अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट की। फिर पर्सन के पास जो है फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए और स्पेशल नॉलेज इकोनॉमिक्स के लिए। तो ये रहा बाकी का क्राइटेरिया, ठीक है। नेक्स्ट इज रिमूवल। रिमूवल में अगर हम बात करें तो जो मेंबर्स हैं वो रिमूव करे जा सकते हैं, एक तो अगर अनसाउंड माइंड है या फिर कोई भी वो गलत एक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इन 3 केसेस के अंदर जो है उन्हें रिमूव किया जा सकता है फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को। पावर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन की बात करें तो इनके पास पावर्स होती हैं सिविल कोड की। तो सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है 1908 का, उसके बेसिस के ऊपर जो फाइनेंस कमीशन है उसके पास सारी पावर्स है सिविल कोड की। ये एविडेंस भी डिमांड कर सकते हैं, विटनेस कॉल कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड किसी भी ऑफिस या कोर्ट में से उनके सामने प्रोड्यूस किया जाए। तो एक तरह से वो सिविल कोड की जो पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज करती है फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो ये जो है ये कुछ रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट को देती है फॉलोइंग मैटर्स पे। क्या क्या मैटर्स है? सबसे पहले आगे टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो क्या है? शेयर्स जो नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्स, जो नेट प्रोसीड्स है, जो टैक्स नेट इकट्ठा हुआ है उसको कैसे शेयर करना है यूनियन के बीच में, स्टेट्स के बीच में, और डिफरेंट स्टेट्स को भी कैसा जो है उनके बीच में शेयर जो है देना है, रिस्पेक्टिव शेयर कितना देना है उन प्रोसीड्स का। ये सारी रिकमेंडेशन जो है फाइनेंस कमीशन देती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है। फिर रूल्स फॉर ग्रांट इन एड। तो जो रूल्स है कि ग्रांट इन एड जो हम स्टेट्स को देते हैं, सेंटर जो देती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, वो किस हिसाब से, किस मैनर से, कैसी कैसी ओकेजन्स पे देना है, ये सब भी फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करती है। नेक्स्ट, टैक्स डेवोल्यूशन एट द स्टेट लेवल। तो यहाँ पे क्या है कि ऑगमेंटिंग द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट टू सप्लाई रिसोर्सेज टू पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, ये सारा भी जो स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर बेस्ड होता है, ये भी फाइनेंस कमीशन देती है। तो ये क्या करती है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट्स में से कैसे जो आपकी लोकल बॉडीज हैं जैसे कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज, उनको क्या क्या रिसोर्सेज देने हैं अपनी रिकमेंडेशन के बेसिस पे, ये भी जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो डिसाइड करती है। नेक्स्ट इज मिसलेनियस मैटर्स। एनी अदर मैटर्स जो भी प्रेसिडेंट एट द टाइम रेफर कर दे। तो सिर्फ यहाँ पे उनका जो काम है वो खत्म नहीं हो जाता, प्रेसिडेंट उनको कोई भी और मैटर जो है रेफर कर सकता है कमीशन को, और इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस, ठीक है। तो जो भी उन्हें लगता है कि अच्छे फाइनेंस के लिए, साउंड फाइनेंस के लिए, हेल्दी फाइनेंसिंग के लिए जरूरत है, उसको भी जो प्रेसिडेंट है वो उनको मैटर जो है रेफर कर सकता है। उसके बाद ये क्या काम करते हैं, ये एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को, जो कि उस रिपोर्ट को दोनों हाउसेस के सामने ले करता है पार्लियामेंट में। और इसके बाद इस रिपोर्ट के अंदर पूरा एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम जो है इस रिपोर्ट के बाद उन्हें देना होता है कि क्या क्या एक्शंस जो हैं उन्होंने लिए हैं पार्लियामेंट में और क्या क्या एक्शंस नहीं लिए गए हैं रिकमेंडेशंस पे। ये सारी एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम जो है पार्लियामेंट में निकलता है। नेक्स्ट है कि क्रिटिसिज्म क्या है फाइनेंस कमीशन का। तो सबसे पहले है रिसोर्स डिमांड इम्बैलेंस। तो एक मेजर लिमिटेशन क्या है कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, मतलब कि रिसोर्सेज कुछ खास नहीं है, लिमिटेड है। आपको भी पता है प्रोसीड्स कितनी आएंगी, वो लिमिटेड है। बट जो डिमांड्स हैं कि स्टेट्स की डिमांड्स लगा लो, सेंटर की डिमांड लगा लो, फिर आपस में उनकी डिमांड लगा लो या ग्रांट्स के द्वारा, ये वर्चुअली अनलिमिटेड है। इतनी ज़्यादा डिमांड्स हैं कि रिसोर्सेज उनको पूरा ही नहीं कर पाते, तो एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाती है फाइनेंस कमीशन। फिर ये सिर्फ एडवाइजरी नेचर है, जो रिकमेंडेशन है सिर्फ एडवाइजरी है, बाइंडिंग भी नहीं है। तो हाउएवर जो गवर्नमेंट है उसको रीजंस, कंपेलिंग रीजंस देने पड़ते हैं कि उन्होंने इनकी डिमांड्स क्यों नहीं मानी, बट स्टिल ये इसका जो बाइंडिंग इफेक्ट है गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी नहीं है। उसके बाद डिस्क्रिशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, उन्होंने रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करना है, मनी ग्रांट करनी है, किस स्टेट को करनी है, कितनी करनी है, ये सारी डिस्क्रिशन है यूनियन गवर्नमेंट की।
की। फिर इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, जो फाइनेंस कमीशन है उन्हें इंश्योर करना पड़ता है कि जो रिकमेंडेशंस हैं वो फीजिबल हो, एक्सेप्टेबल हो और इफेक्टिव हो, ताकि डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करा जा सके। तो इनकी जो रिकमेंडेशंस है इनको पूरे हालात, पूरे सर्कमस्टांसिस को ध्यान में रखते हुए बनानी पड़ती हैं, ताकि वो फीजिबल भी हो, एक्सेप्टेबल भी हो और इफेक्टिव भी हो। हाउएवर इनका कोई भी कंट्रोल नहीं है कि कैसे उनकी जो रिकमेंडेशंस है उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ना ही ये मॉनिटर कर सकते हैं यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो ये सिर्फ रिकमेंडेशन देने का काम करते हैं। आफ्टर दैट जो भी हो रहा है, उसके ऊपर क्या चल रहा है, उसके ऊपर इनका कोई भी रोल नहीं है। ये फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? तो जो फाइनेंस कमीशन है उसे एम करना चाहिए कि वो एडिक्वेट एंड प्रेडिक्टेबल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सके यूनियन को, स्टेट गवर्नमेंट को, और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड एक्सपेंडिचर नीड्स हैं उन सबको ध्यान में रखे, हर एक स्टेट की, इस यूनियन की। और उसके बाद ये सारे जो रिसोर्सेज के लिए जो भी वो प्रोवाइड करते हैं, प्रेडिक्टेबल रिसोर्सेज की, इतना आपका खर्चा, इतना आप यहाँ पे खर्चो, ये सारा प्रोवाइड करें। वो इंश्योर करे कि फेयर और ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज की स्टेट्स के बीच में, और उसके लिए वो जो स्टेट्स की फिस्कल कैपेसिटीज, कितना वो कमा रहे हैं, कितने उनके पास टैक्सेस इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस और स्पेशल सर्कमस्टांसिस, इन सबको ध्यान में रखें। जो फाइनेंस कमीशन है वो एनकरेज करे यूनियन को और स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो साउंड फिस्कल पॉलिसीज अडॉप्ट करें और प्रैक्टिसेस जैसे कि फिस्कल कंसोलिडेशन, डेट सस्टेनेबिलिटी, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन, ये सारी प्रैक्टिसेस वो कैसे जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी फाइनेंस कमीशन अच्छी रिकमेंडेशंस इनको प्रोवाइड करे। फाइनेंस कमीशन जो है वो इम्प्रूव करे उनकी एनालिटिकल एंड एडवाइजरी कैपेबिलिटीज, वो जो है रिलायबल और अपडेटेड डाटा सोर्सेज को यूज करें, ठीक है। उसके बाद रोबस्ट एंड इनोवेटिव मैथडोलॉजीज को अडॉप्ट करें, एंगेज करें एक्सपर्ट्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, और उसके बाद ही जो है अपनी रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। इस टॉपिक का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हम रेगुलर जो है टेस्ट्स भी अपडेट करते हैं, आप वो टेस्ट जो है ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। कई बार जो क्वेश्चन है स्टेट एग्जाम्स में हमारे इन टेस्ट, हमारी जो पीपीटीज हैं उनके बीच में से आया है, आपको भी ये जो है काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।